Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Aksa Buhari and today I am here to present you the topic of chemistry class 9th from chapter number 5 physical states of matter and the topic is gases laws. Gases laws में 2 लॉ हैं बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि किसी भी गैस लॉ को डिस्क्राइब करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं. तो किसी भी गैस लॉ को डिस्क्राइब करने के लिए 4 फैक्टर्स होते हैं: प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड अमाउंट मींस मोल. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चार्ल्स लॉ, जिसमें हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर. यानी कि जब प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का क्या रिलेशनशिप है. मींस कि टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें तो उसका वॉल्यूम के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा कि डिक्रीज़ होगा. तो इसको हम देखेंगे आज के इस लॉ में, दैट इज़ चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ की अगर हम हिस्ट्री देखें तो चार्ल्स लॉ को सबसे पहले दिया था 1787 में फ्रेंच फिजिस्ट ने जैक चार्ल्स, जिसका नाम जैक चार्ल्स था. जैक चार्ल्स ने 1787 में चार्ल्स लॉ को डिस्क्राइब किया. अकॉर्डिंग टू जैक, जो चार्ल्स लॉ है उसकी स्टेटमेंट क्या है, तो जैक के अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम होता है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इफ़ द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट. मींस कि जो वॉल्यूम होता है V किसी भी अमाउंट ऑफ गैस का, उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है T के साथ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ. इफ़ द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट मींस कि यहाँ पर प्रेशर जो है उसको कांस्टेंट रखा जाता है. अब ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसको केल्विन स्केल पे लिया जाता है. यानी कि द टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल इज़ नोन एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर. एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर. तो सबसे पहले दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ. हमने स्टडी की हिस्ट्री के बारे में कि जो चार्ल्स लॉ था उसको सबसे पहले फ्रेंच फिजिस्ट ने दिया 1787 में. जैक चार्ल्स के अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम होता है फिक्स अमाउंट ऑफ गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, और जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है. अब अगर हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को देखें तो मैथमेटिकली जो वॉल्यूम है V वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर T के, एंड दैट इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. जब हम यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को रिमूव करते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को रिमूव करने पे इज़ इक्वल्स टू के साथ कांस्टेंट आता है, दैट इज़ K. अब ये जो K है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है. जब हम इस इक्वेशन को, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है V इज़ इक्वल्स टू KT, इस इक्वेशन को जब हम रीअरेंज करें कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो एक साइड पे हो जाएं और कांस्टेंट एक साइड पे हो जाएं, तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशन बन जाती है वो है V डिवाइडेड बाई T इज़ इक्वल्स टू K. और यहाँ पर जो प्रेशर है वो क्या है, कांस्टेंट है. मींस कि ये जो टेम्परेचर है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये यहाँ पर K के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. जब हम इसको इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये जो वॉल्यूम है इसके नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशन बन जाएगी वो हो जाएगी V डिवाइडेड बाई T इज़ इक्वल्स टू K. तो ये जो हमारे पास नई मैथमेटिकल फॉर्म आ गई चार्ल्स लॉ की, V डिवाइडेड बाई T इज़ इक्वल्स टू K. यहाँ पर जो C लगाया हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये चार्ल्स लॉ कांस्टेंट है. तो इस नई इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम चार्ल्स लॉ को इस तरह से भी जो है स्टेट कर सकते हैं कि जो रेशियो होती है बिटवीन वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर. मींस कि जो रेशियो होती है बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, अब यहाँ पर ये रेशियो है ना वॉल्यूम और टेम्परेचर की, ये गिवन मास ऑफ गैस की ये कांस्टेंट होती है कांस्टेंट प्रेशर पे. यानी कि ये K की इक्वल होती है, कांस्टेंट होती है कांस्टेंट प्रेशर पे. अब अगर हम यहाँ पर कंडीशन को चेंज कर दें, कैसे चेंज करें, तो इसको सबसे पहले एक डायग्राम में देखते हैं. यहाँ पर हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है चार्ल्स लॉ की, जिसमें चार्ल्स ने हमें बताया कि जैसे जैसे प्रेशर को हम कांस्टेंट रखते हैं और टेम्परेचर जो है उसको जब हम इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास इस डायग्राम में यहाँ पर
जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जा रहा है, क्योंकि हमें पता है, हमने अभी स्टेटमेंट में देखा कि वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। इट्स मीन जब यहाँ पर वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है तो इट्स मीन कि वॉल्यूम इंक्रीज़ करने पे टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा, और अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर जब टेम्परेचर इस डायग्राम में जब टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रही हैं तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। और वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पर ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं इस पिस्टन के ऊपर, जिसकी वजह से ये पिस्टन अप मूव करता है और वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। और यहाँ पर अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में टेम्परेचर जो है वो कम है। जब टेम्परेचर कम है तो इट्स मीन कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की मोशन इंक्रीज़ होगी। तो टेम्परेचर कम होने की वजह से वॉल्यूम भी क्या है, इसका कम है, और पिस्टन भी अपनी इस पोजीशन पे है। लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा स्पीडली मूव करते हैं। जब वो मूव करते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। जब वो इंक्रीज़ होती है तो वो स्ट्राइक करते हैं वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी और इस पिस्टन के साथ भी। जब वो पिस्टन के साथ स्ट्राइक करते हैं तो वो इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो पिस्टन होता है ये अप मूव कर जाता है। यहाँ पर जब पिस्टन अप मूव करता है तो इसी को यही कंडीशंस हैं कि जब हमारे पास टेम्परेचर T1 था, मींस के यहाँ पर ये फर्स्ट डायग्राम में टेम्परेचर T1 है और वॉल्यूम V1 है, और यहाँ पर जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया यानी कि टेम्परेचर चेंज किया और उसको हमने नाम दे दिया T2 का, और वॉल्यूम भी चेंज हो गया, दैट इज़ V2। तो यही है कि जब हम कंडीशंस को चेंज करते हैं, चेंज इन कंडीशन में अगर हम देखें, वॉल्यूम ऑफ अ गैस V1 है और टेम्परेचर T1 है। यहाँ पर जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया तो वॉल्यूम भी क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ। तो जो चार्ल्स लॉ की इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन कि V1/T1 इज इक्वल्स टू K, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, V1/T1 इज इक्वल्स टू K, क्योंकि चार्ल्स की इक्वेशन है कि V/T इज इक्वल्स टू K। तो इसको हम, अब ये कंडीशन 1 है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि V1/T1 इज इक्वल्स टू K, और जो कंडीशन नंबर 2 है उसके लिए जो हमारे पास इक्वेशन होगी वो हो जाएगी V2/T2 इज इक्वल्स टू K। अब जो K होता है ये कांस्टेंट होता है फॉर इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज़ के लिए, मींस के K1 इक्वल होता है K2 के लिए। जब K1 इक्वल होता है K2 के लिए तो इट्स मीन कि हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं कि V1 जब K1 इक्वल होता है K2 के, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है V1/T1 एंड V2/T2, इसको हम लिख सकते हैं ना कि V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। ये हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी चार्ल्स लॉ के लिए। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो हमें जो ग्राफ ऑब्टेन होता है वो इस तरह का होता है जिसमें हमें स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हो रही होती है। ये स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हो रही है और वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए हम एक्स एक्सिस लेते हैं और वाई एक्सिस लेते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम होगा और वाई एक्सिस पे टेम्परेचर, और जो हमें ग्राफ ऑब्टेन होता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। जैसे जैसे हमने टेम्परेचर को डिक्रीज़ किया, पहले टेम्परेचर ऐसे था, अब यहाँ पर इस डायग्राम में देखें टेम्परेचर मतलब कि डिक्रीज़ हो गया है। तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से वॉल्यूम भी क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। और ये देखें ये स्ट्रेट लाइन जो है ये भी क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है, क्योंकि जब हमारे पास जो टेम्परेचर था उसको कम किया तो वॉल्यूम भी कम हुआ और स्ट्रेट लाइन हमें ऑब्टेन नहीं होती, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होता। जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता है और हमें स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है। जिस तरह से ये एक डायग्राम है, इसमें आप देखें तो यहाँ पर जो है ये टेम्परेचर को शो किया है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, टेम्परेचर जैसे इंक्रीज़ हो रहा है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑब्टेन होगा। और देखें जैसे टेम्परेचर कम होता है वॉल्यूम भी कम होता है और हमें स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन नहीं होती। इट्स मीन कि वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा और हमें स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगी। इस तरह की डायग्राम हमारे पास आती है जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है और वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता है और हमें स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है। यहाँ तक तो था चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट, हिस्ट्री स्टेटमेंट एंड मैथमेटिकल फॉर्म, उसकी चेंज इन कंडीशन और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब हम देखते हैं
कि एक्चुअल में एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है। तो -273 डिग्री सेल्सियस जब होता है तो उस वक्त वॉल्यूम क्या होता है, ज़ीरो होता है, क्योंकि -273 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री -273 डिग्री सेल्सियस जो है 0 डिग्री केल्विन के इक्वल होता है। और ये जो 0 डिग्री केल्विन पे टेम्परेचर जो होता है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि केल्विन स्केल टेम्परेचर जो होता है 0 डिग्री केल्विन वो क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। अब चार्ल्स ने केल्विन टेम्परेचर क्यों लिया, केल्विन स्केल क्यों लिया, क्योंकि ये एब्सोल्यूट ज़ीरो से स्टार्ट होता है और यहाँ पर टेम्परेचर की जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट की जा सकती है, इस वजह से उसने केल्विन स्केल को लिया। जबकि बाकी स्केल में आप देखें तो माइनस में वैल्यूज़ जाती हैं, जिस तरह से डिग्री सेल्सियस में माइनस में वैल्यूज़ जाती हैं। अब अगर हम देखें केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल का रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप कुछ इस तरह का आता है कि जब 1 डिग्री राइज होता है सेल्सियस स्केल में तो 1 डिग्री ही राइज होता है केल्विन स्केल में। मींस कि जब -273 से -272 होता है तो उस वक्त केल्विन स्केल पे 0 से 1 डिग्री, यानी कि दोनों में 1 डिग्री राइज होता है। लेकिन जब सेल्सियस स्केल में -273 होता है उस वक्त केल्विन स्केल में 0 डिग्री केल्विन होता है। तो इट्स मीन कि 0 केल्विन जो होता है वो -273 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है, और अगर हम 273 केल्विन लेंगे तो वो 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होगा। इट्स मीन कि ये जो कैपिटल टी है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और स्मॉल टी रिप्रेजेंट करता है सेल्सियस स्केल टेम्परेचर को। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाती है, अगर हमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर चाहिए और सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ हो तो उसको हम चेंज कर सकते हैं एब्सोल्यूट में बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, दैट इज़ टी इज़ इक्वल्स टू स्मॉल टी प्लस 273। मीन्स कि ये जो स्मॉल टी है ये डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और जब हम इसमें प्लस करेंगे 273 को तो हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर आएगा, यानी कि केल्विन स्केल का टेम्परेचर ऑब्टेन होगा। तो आज हमने दो फार्मूला स्टडी किए। पहला फार्मूला है V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2 और दूसरा फार्मूला है T इज इक्वल्स टू T प्लस 273। अब यहाँ पर ये दोनों फार्मूलाज जो हैं इनको यूटिलाइज़ करके हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व आउट करते हैं। होप सो कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।